रुरोनी केंशिन पार्ट 1। रुरोनी केंशिन नाम से आई ये फिल्म एक एक्शन मार्शल आर्ट फिल्म है जो 2012 में आई थी। फिल्म का ड्यूरेशन है 2 घंटा 14 मिनट और IMDb पर इसको 7.5 की रेटिंग मिली है। फिल्म को डायरेक्ट किया है कीशी ओहतोमो ने और मेन लीड में है ताकीरो सातो, इमी तकाई और यू आओइक। फिल्म का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है $3,76,87,024। फिल्म की शुरुआत में बताया गया है कि यह कहानी 140 साल पुरानी है, जहां पर बत्तोसाई नाम का एक हत्यारा हुआ करता था। वह राजा की आज्ञा पर क्योटो के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके पराक्रम और शांत स्वभाव के कारण लोग युद्ध के मैदान में उससे डरते थे। हमको इस आखिरी युद्ध के बारे में बताया जाता है। यह युद्ध 1998 में क्योटो की पहाड़ियों में लड़ा जा रहा था। इस युद्ध में बहुत से लोग शिकार हुए थे, जहां उनके बीच एक बहुत बहादुर तलवारबाज अपनी तलवारबाजी के कौशल से विपक्ष को बहादुरी से हरा रहा था। और यह तलवारबाज ही बत्तोसाई नाम का वह हत्यारा था। और अंत में इस लड़ाई में बत्तोसाई की सेना जीत जाती है। फिर वे घोषणा करते हुए अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और तभी उनके विपक्ष का एक आदमी बत्तोसाई के पास आता है और वह बत्तोसाई को धमकी देकर वहां से चला जाता है। अब बत्तोसाई इन लड़ाइयों और हथियारों से तंग आ चुका था, इसलिए अपनी तलवार को जमीन में गाड़ देता है। वह उस हत्यारे की कसम खाकर इन किलिंग्स को हमेशा के लिए छोड़ देता है। शत्रुओं की लाशों के बीच एक आदमी अभी भी जीवित था। वह आदमी उठकर बत्तोसाई की तलवार की ओर बढ़ता है। उस तलवार को धारण करने से उसे बत्तोसाई की सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। वह अब बत्तोसाई के नाम से नकली पहचान बना लेता है। इसके बाद 10 साल बाद का समय दिखाया गया है, जहां एक शख्स नजर आ रहा है जो तस्कर था। कुछ लोग उस तस्कर से मिलने पहुंचते हैं। अब इन लोगों को तस्कर के अफीम बनाने के तरीके की जानकारी हो गई है। उस तस्कर की तमन्ना थी कि बनाने का यह तरीका सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता हो, इसलिए वह मेगुमी नाम की लड़की को छोड़कर बाकी सभी को मार डालता है। अब कुछ पुलिस अधिकारी उस जगह पर कुछ जांच कर रहे हैं, तो एक पुलिस अधिकारी को यहाँ पता लगता है कि यहाँ बत्तोसाई ने लोगों की जान ली थी, जो एक हत्यारा नकली बत्तोसाई है। फिर मेगुमी को दिखाया जाता है। वह तस्कर के साथ रह रही थी और मौका पाकर वह वहां से भाग निकली और वह थाने पहुंचती है। जब तस्कर को इसके बारे में पता चलता है, फिर वह नकली बत्तोसाई को मेगुमी का पीछा करने को कहता है। फिर वह नकली बत्तोसाई पुलिस स्टेशन आने पर सभी पुलिस अधिकारियों को मार देता है और यहाँ पता चलता है कि नकली बत्तोसाई में एक विशेष शक्ति थी, इससे वह किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। नकली बत्तोसाई सबको मारने के बाद मेगुमी की तलाश कर रहा है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं खोज पाता। इसके बाद वह थाने से बाहर जाने लगता है। तभी उसे वहां कोरू नाम की एक महिला मिलती है। कोरू पहली नजर में बत्तोसाई को पहचान लेती है। कोरू के पिता का एक डोजो होता है। डोजो एक ऐसी जगह होती है जहां तलवारबाजी या मार्शल आर्ट सिखाई जाती है। कोरू के पिता वहां के बच्चों को विशेष तलवारबाजी का हुनर सिखाते थे। अब नकली बत्तोसाई को भी ये तलवारबाजी की रणनीति आती है। वह लोगों को मारने के लिए इसका भी इस्तेमाल करता था। तो इस तलवारबाजी का नाम सारे नगर में बदनाम हो रहा था और कोरू के पिता की भी इससे मौत हो चुकी है। कोरू अपनी लकड़ी की तलवार से बत्तोसाई से लड़ने लगती है, लेकिन बत्तोसाई उनसे ज्यादा ताकतवर था, तो वह कोरू को मारने ही वाला होता है। तभी इस फिल्म का मुख्य किरदार उसे बचाने के लिए वहां पहुंचता है। उसका नाम केंशिन है। अब बत्तोसाई यहाँ पर अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास करता है, लेकिन केंशिन को इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो बत्तोसाई को केंशिन का एक रहस्य पता चलता है। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर बत्तोसाई भाग जाता है और इसके बाद कोरू केंशिन को अपने डोजो में ले जाती है। कोरू बत्तोसाई से बदला लेना चाहती थी, लेकिन केंशिन उसे समझाता है कि बत्तोसाई तुमसे ज्यादा ताकतवर है। ये कहते हुए केंशिन वहां से जाने वाला होता है। तभी कुछ दुष्ट लोग डोजो पर कब्जा करने आते हैं और वो दुष्ट लोग डोजो को बर्बाद करने लगते हैं। कोरू उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और यह केंशिन की आवाज है, जो यहाँ कोरू और डोजो को बचाने आया था।
कैंशन अपनी तलवार से दुष्ट लोगों के समूह को एक समय के भीतर हरा देता है, लेकिन वह किसी को नहीं मारता। इसके बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। फिर पुलिस उन दुष्टों को गिरफ्तार करके चली जाती है। पुलिस कैंशन को भी गिरफ्तार करती है और जब वह जेल में बैठा होता है, फिर एक पुलिस अधिकारी उसके पास आता है। अब इस पुलिस अधिकारी को ज्ञान हो गया है कि कैंशन ही असली बत्तोसाई है। उसी जेल में एक और लड़का भी था जो एक फाइटर था। वह उस पुलिस अधिकारी और कैंशन की बातचीत सुन रहा था। वह पुलिस अधिकारी कैंशन को एक राजनेता के पास ले जाता है और उसे जेल से रिहा करता है और वह कैंशन को फिर से हत्यारा बनने के लिए कहता है। कैंशन मना कर देता है। फिर वह पुलिस अधिकारी कैंशन को तलवार से लड़ने के लिए कहता है। तब वह पुलिस अधिकारी और कैंशन भारी बारिश में तलवार से लड़ने लगते हैं, लेकिन कैंशन उस पुलिस अधिकारी पर हमला करने में असमर्थ रहता है क्योंकि उसने शपथ ली है कि वह कभी किसी इंसान को नहीं मारेगा। इसका मतलब है कि वह किसी का वध नहीं करेगा। ये जानकर वह पुलिस अधिकारी उसे रिहा करते हुए वहां से जाने देता है। अब हम देखते हैं कि कोरू जेल के बाहर कैंशन का इंतजार कर रही है। प्रवासी होने के नाते कैंशन के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो कोरू उसे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करती है। इसलिए वे डोजो चले जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें मेगुमी भी मिलती है जो तस्कर से भाग रही थी। क्योंकि मेगुमी के पास भी रहने की कोई जगह नहीं है, तो वह भी उनके साथ रहने लगती है। फिर वे तीन, कोरू, मेगुमी और कैंशन, भोजन करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसी समय वह तस्कर भी वहां पहुंच जाता है। अब उस तस्कर को कैंशन के साहस और ताकत के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए वह कैंशन को अपना रक्षक बनने के लिए इनवाइट करता है। इसके साथ ही वह एक अमाउंट भी ऑफर करता है और साथ ही वो जेल वाला कैदी उस तस्कर का रक्षक बनने की अपनी इच्छा दिखाता है। अपनी लड़ाई के कौशल को दिखाने के लिए वह कैदी फाइटर लड़ाई के लिए कैंशन को चुनौती देता है और वह यहाँ इस तथ्य को भी प्रकट करता है कि असली बत्तोसाई कोई और नहीं बल्कि कैंशन ही है। इसका मतलब है जिसने 10 साल से किसी को नहीं मारने की शपथ ली थी। अब वे दोनों लड़ने वाले थे, लेकिन कैंशन ने मना किया। वह उस फाइटर को तस्कर के लिए लड़ने से भी मना करता है और जब उस फाइटर को रियलाइज होता है कि कैंशन सच कह रहा है, तो वह अपने घर लौट जाता है। इसके बाद हमें 14 साल पुरानी कहानी बताई जाती है जब असली बत्तोसाई पहली बार कातिल बना था। उसने अपने मिशन पर 4 योद्धाओं को मार दिया था। जब वह अगले दिन उन योद्धाओं के शवों को देखने गया था, तो जांच के वक्त उसने रियलाइज किया कि उन योद्धाओं के परिवार के सदस्य बहुत उदास हैं। वे विलाप कर रहे हैं और शोक मना रहे हैं। उसे देखते हुए उसे इसका एहसास होता है वह कितना गलत कर रहा है। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान समय में आ जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद तस्कर का एक आदमी जिसने खुद को नकाब में ढका हुआ है, वह मेगुमी से मिलने आता है। फिर वह उसे लड़ाई के लिए चुनौती देते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी मेगुमी ने नोटिस किया कि पड़ोसी बच्चे अचानक बीमार पड़ रहे हैं। इसे देखकर मेगुमी को शक होता है, तो वह उस जगह का पानी पीती है। पानी पीने के बाद वो समझ जाती है कि उस तस्कर ने पानी में कुछ मिला दिया है। तब वह वहां जाकर सभी लोगों को बताती है कि पानी में कुछ मिला दिया गया है। फिर वहां डॉक्टरों की टीम बुलाई जाती है और फिर सभी के हालात सामान्य हो जाते हैं। फिर मेगुमी और कैंशन एक नदी के किनारे पर बैठे हैं। मेगुमी यहाँ कैंशन को अपनी कहानी बता रही है कि कैसे उसने युद्ध के बाद अपना पूरा परिवार खो दिया। वह बताती है कि युद्ध में मेरा परिवार शिकार बना। इसके बाद उस तस्कर ने मुझे गोद लेकर मुझे अपनी कस्टडी में रखा और मुझे यह सब मजबूरी में करना पड़ रहा था। फिर एक दिन कोरू को एक समय के बाद मेगुमी का एक लेटर मिलता है। इसमें कहा है कि मैं उस तस्कर को मारने जा रही हूँ। फिर कैंशन मेगुमी को बचाने के लिए तस्कर के पास जाता है और वह फाइटर भी उसमें उसकी सहायता के लिए उसके साथ जाता है। मेगुमी फिर से उस तस्कर के पास पहुंचती है और तब वह समझता है कि वह उनके पास वापस आ गई है, लेकिन मेगुमी उसे मारने के लिए यहाँ आई थी। मेगुमी उस तस्कर की गर्दन को निशाना बनाकर चाकू निकालती है। तभी वह तस्कर चिल्लाते हुए मदद के लिए पुकारता है। फिर वह नकाबपोश व्यक्ति मेगुमी को नीचे गिरा देता है। नतीजतन उस तस्कर को बचा लिया जाता है। दूसरी ओर कैंशन और वह फाइटर उस तस्कर के स्थान पर पहुंच जाते हैं। अपनी तलवारबाजी का कौशल दिखाते हुए सभी को हरा देते हैं।
लेकिन वे इस समय किसी की जान नहीं लेती। वहां जाकर उन्हें एक आदमी मिलता है और यह शख्स तस्कर की सेवा भी करता था। फिर वह फाइटर केंशन को आगे बढ़ने के लिए कहता है और वह खुद उस आदमी से लड़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए केंशन का सामना उस नकाबपोश व्यक्ति से होता है और वह नकाबपोश शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिन्होंने फिल्म की शुरुआत वाली जंग में बत्तोसाई को धमकी दी थी। अब यहाँ उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन केंशन भी अपनी शपथ को याद करते हुए उसे नहीं मारता। उसके पेट पर मारते हुए केंशन उसे वही छोड़ देता है। अब वह नकाबपोश आदमी बहुत घायल हो गया था, इसलिए उसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। अब वह फाइटर भी दुश्मनों को हराते हुए केंशन के पास आ जाता है। फिर केंशन और वह फाइटर तस्कर के कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन तस्कर अचानक अपनी मशीन गन से उन पर गोलियां चलाने लगता है। वह पुलिस अधिकारी भी ठीक समय पर वहां पहुंच जाता है और वह सही मायने में केंशन की सहायता करना चाहता था। फिर वह फाइटर और केंशन तस्कर का ध्यान भटकाते हैं और पुलिसकर्मी उस तस्कर को पकड़ लेते हैं। फिर केंशन ऊपर की ओर बढ़ता है जहां वह मेगुमी होती है। मेगुमी उसे यहाँ बताती है कि कोरू की जान जोखिम में है और यह खतरा कोई और नहीं बल्कि बत्तोसाई है। फिर केंशन अपना समय बर्बाद किए बिना कोरू को बचाने के लिए निकल जाता है। वह वहां जाकर देखता है कि बत्तोसाई कोरू को मार रहा है। फिर केंशन ने अपनी तलवार निकालकर बत्तोसाई पर हमला किया। अब उनके बीच एक बड़ी लड़ाई होती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि केंशन अपने वादे के कारण उसे नहीं मारता, लेकिन बत्तोसाई अपनी विशेष शक्ति से कोरू पर हमला करता है। इस वजह से कोरू मौत के करीब है। फिर केंशन को कोरू को बचाने के लिए एक कठोर निर्णय लेना पड़ता है। उसे अपनी शपथ तोड़नी है और बत्तोसाई को मारना है। केंशन अपनी तलवारबाजी से उसका हाथ तोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे कोरू को बचाने के लिए बत्तोसाई को मारना है। अपनी तलवार को लेकर वह उसको मार डालने वाला ही था, लेकिन उसी समय कोरू जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और वह केंशन को रोक देती है। अब बत्तोसाई की शक्ति का उनके चिल्लाने से प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। फिर बत्तोसाई घोषणा करता है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। यह कहकर उसने अपनी तलवार तान कर आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह केंशन से इस तरह के श्रेणी जीवन की कामना नहीं करता था। इसके बाद पुलिस ने तस्कर और उसके साथी को पकड़ लिया और इसके बाद कोरू नींद से जागती है और हर जगह केंशन की तलाश शुरू कर देती है। एक पल के बाद उसे केंशन मिलता है, जिसके हाथ में सब्जियों से भरी टोकरी होती है। वह सब्जी लेने गया था। अब कोरू उसे अपने घर पर वेलकम करती है और केंशन इसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और यहीं इसी सीन पर फिल्म खत्म होती है।